हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं आप लोगों को आज केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन का सेकंड नंबर वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, दो वीडियो में इसमें क्या बता रहे हैं कि केमिस्ट्री में जो 2024 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है सब्जेक्टिव से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए इसी के बारे में हम लोग जानेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल है नैन्सी स्टडी सेंटर। मैं आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों में। मेरे प्यारे साथियों, केमिस्ट्री का सबसे पहले हमको इसके बारे में जो है यानी इसमें पढ़ना है रसायन। इस चैप्टर का जो नाम है जो बता रहा हूं, इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण इस चैप्टर का नाम है और इससे रिलेटेड हम इससे पढ़ेंगे कि क्या होती है, किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए उसी के बारे में हम जानकारी लेते हैं। देखिए, चलिए पिछला वीडियो जो है उसमें से हमने यहां तक बता दिया है कि ऑक्सीकरण, देखिएगा कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया के प्रभाव या लाभ को लिखें। देखिए, एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चंस आएगा यहां से कि बताइए, लघु नंबर प्रश्न अभी हम लोग चल रहे हैं कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया के प्रभाव या लाभ को क्या करें, लिखना है। कहता है हमारे दैनिक जीवन माने डेली, दिनचर्या में ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया के प्रभाव, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया के प्रभाव या लाभ कई जगह देखने को मिलते हैं, जो कि क्या है, निम्नलिखित है। तो बहुत सारा है। जैसे देखिए, इस अभिक्रिया के कारण ही भोजन का पाचन होता है, ऑक्सीकरण या अवकरण। देखिए, जब हम भोजन रात्रि में कर लेते हैं तो भोजन करने के बाद क्या होता है कि हम लोग को सांस लंबी लेने के लिए अच्छी स्पेस होनी चाहिए। सांस अगर पूर्ण रूप से संतुलित ढंग से लिया जाए तो क्या होती है कि हम सांस लेने से मेरा जो भोजन किए हैं वो भोजन क्या हो जाता है, पच जाता है। अगर नहीं तो फिर सुबह में मियाज यानी हमारे शरीर का जो तबीयत है वो खराब नहीं लगता है बाबू। इसीलिए कह रहा है कि हमारे दैनिक जीवन के हमारी इस अभिक्रिया के कारण ही भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। यानी एग्जाम में अगर सवाल ऑब्जेक्टिव आए कि भोजन का पाचन किस अभिक्रिया के द्वारा है, तो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा। इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। आगे है, इस अभिक्रिया के कारण भोजन में गंध एवं स्वाद स्वाद खराब होकर खट्टा हो जाता है। यानी कह रहा है आपसे कि इस अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण ही भोजन गंध एवं स्वाद खराब होकर क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है, जिसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि और आ गया, बासी हो गया खाना। यानी उस प्रकार से बताया जाता है बाबू कि जब हम भोजन क्या करते हैं, स्वादिष्ट बन जाती है, वो भोजन को अगर 4 घंटा 5 घंटा के बाद अगर खुली वायु में छोड़ देने के बाद अगर सुबह वही भोजन को देखते हैं तो उसमें दुर्गंध आने लगता है, गंध खराब नहीं आने लगता है, तो कहते हैं कि उसमें ऑक्सीकरण हो गई। लेकिन जिस समय बनती है भोजन स्वादिष्ट, उस समय खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो यही कह रहा है कि इस अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया के कारण ही भोजन गंध एवं स्वाद खराब होकर क्या हो जाता है, खट्टा लगने लगता है। यह अभिक्रिया धातुओं का संक्षारण एवं दहन की क्रिया में मदद करता है। यानी ऑक्सीकरण और अवकरण है, कोई भी धातु को अगर जंग लगता है तो ऑक्सीकरण के चलते लगता है। देखिए, मान लिया जाए कि वस्तु मेटल है, इस मेटल पर अगर हमको क्या करना है, जंग लगना है, तो खुली वायु में माने लोहा में क्या करते हैं, खुला छोड़ देते हैं वायु में, तो ओकरा में शीत की मात्रा, नमी की मात्रा से ओकरा पे पपरी नियन हो जाती है।
तो उसी को लिए बोला जाता है कि जंग लग गया है। तो क्या इसके लिए दहन की क्रिया में भी मदद करता है ऑक्सीकरण, यानी कोई चीज हम जलाना चाहते हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो बिल्कुल नहीं जलेगा। तो इसीलिए तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यह विक्रिया धातुओं का संक्षारण एवं कैसे क्रिया में, दहन की क्रिया में, यानी जंग से बचाने और उसको जलाने की क्रिया में मदद किया जाता है। किसको बाबू? ऑक्सीकरण अभिक्रिया से। आगे देखिए क्या है, कहता है, देखिए ये सब प्रश्न एकदम आसान होती है। कहता है कि क्या होता है, कह रहा है क्या होता है जब कार्बन का संयोग ऑक्सीजन से कराया जाता है। क्या होता है जब कार्बन का संयोग ऑक्सीजन से कराया जाता है। देखिए किस प्रकार से पूछ रहा है आपके से सवाल कि कार्बन का संयोग ऑक्सीजन से करवा रहे थे। देखिए बाबू यहां से देखिएगा ध्यान से, हमको कह रहा है क्या कि अगर हम कार्बन सी है और एक संयोग ऑक्सीजन से करवा रहे हैं, तो बताइए बाबू कि क्या बनेगा? CO2 बनेगा कि ना बनेगा? बनेगा। तो यही चीज को लैंग्वेज में लिख देना है। देखिए जब कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है, जब कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यही चीज लिख देना है। 2 नंबर में सवाल पूछेगा, बता देना है। यानी सवाल आएगा क्या कि जब कार्बन क्या, यानी जब क्या होता है जब कार्बन का संयोग ऑक्सीजन से कराया जाता है। तो कह रहा है कि जब हम कार्बन का संयोग ऑक्सीजन से करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अगर हमें सवाल पूछे कि इस किस प्रोसेस के अंतर्गत किस अभिक्रिया है, तो बताइए, हम बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ का निर्माण, एक ही उत्पाद, एक ही प्रतिफल का निर्माण करता है, यह अभिक्रिया का नाम होता है संयोजन अभिक्रिया। क्या अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। बाबू हमने बताया कि तिरवा के बाद अगर एक गो बनल रहेगा तो उसका नाम था संयोजन अभिक्रिया। तो समझना ये है कि जब कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। अब कार्बन डाइऑक्साइड बनाया तो पूछ देगा कि कौन अभिक्रिया है, तो बताना है कि कौन अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। उसी प्रकार से आगे प्रश्न है कि देखिए क्या है कि क्या होता है जब सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है। देखिए तो सल्फर की अभिक्रिया, मान लिया कि एस है और प्लस कौची O2, तो क्या बनेगा? SO2। देखिए इसी के आधार पर इसका भी लैंग्वेज लिख सकते हैं। क्या बना? एस है, O2 है, क्या बना? SO2। तो हम कहेंगे जब सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, और इस प्रोसेस को, इस अभिक्रिया को भी संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा कि जब सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए लैंग्वेज भी ऐसा ही लिखाया गया है, आपको सामने लिखा हुआ है। देखिए कह रहा है क्या कि जब सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। देखिए S + O2 SO2 बताया ना, अभिक्रिया के तीर के बाद अगर एक उत्पाद लिखा हुआ रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बाबुआ? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए पब्लिक आगे देखिएगा। आगे कहता है कि क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। देखिए ये तो और आसान है बाबू। कैसे आसान है? तो देखिए कैसे आसान है। देखिए ये कह रहा है, देखिए समझिएगा कि सोडियम क्लोराइड है। देखिए हम क्या कहते हैं कि विद्युत धारा, पीछे रिएक्शन बतावल गया है कि जब कोई अभिक्रिया के ऊपर, तीर के ऊपर विद्युत धारा लिखा जाता है तो उसे हम वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, और जब खाली अगर विद्युत धारा ना लिखल रहेगा तो उसे हम कहते हैं खाली अपघटन अभिक्रिया। तो बताइए, हम बताए थे कि जब कोई जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया जाता है तो वह जो विलयन होता है
वह कैथोड और कौची में, एनोड में टूट जाता है। तो कैथोड पर जो टूटता है वो धातु होता है और एनोड पे जो टूटता है वो कौची होता है, अधातु होता है। तो याद रखना, कहना है क्या कि जब सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धातु कैथोड पर और अधातु क्लोरीन पर मुक्त, अधातु एनोड पर मुक्त हो जाती है। देखिए यही चीज तो लिखा हुआ है बाबू, क्या कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम क्लोराइड टूटकर कैथोड प्लस तथा एनोड माइनस पर मुक्त हो जाते हैं, जिसमें सोडियम तथा क्लोरीन में वियोजित हो जाता है, जिसमें सोडियम और क्लोरीन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा, इस अभिक्रिया का नाम वैद्युत अपघटन अभिक्रिया होगा। इस पर से एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ऐसा लिख दिया जाए ना बाबू तो 2 नंबर को 2 नंबर बोर्ड में देगा, तब कहीं भी नहीं काटेगा। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट आपका क्या, तो कहा कि क्या होता है जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है। हम बताया होगा कि जब कोई अभिक्रिया में सूर्य के प्रकाश लगा दिया जाए, यानी देखिए सिल्वर क्लोराइड लिख दिया जाए और एकरा में कह दिया कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, तो ये भी टूट जाएगा Ag प्लस में और Cl माइनस में। तो सिल्वर क्लोराइड प्रकाश से अभिक्रिया कर अपघटित होकर सिल्वर क्लोरीन में क्या हो जाता है, टूट गया। तो बताइए, तो इस सिल्वर और क्लोरीन में जब टूट गया तो इस अभिक्रिया का नाम हुआ प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो ये कहता है आपसे कि अगर क्रिया पर प्रकाश ना लिखा रहता तो यह अपघटन अभिक्रिया होता। तो हम कह रहे हैं कि जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, तो जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो सिल्वर क्लोराइड प्रकाश से अभिक्रिया कर अपघटित होकर सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इस प्रोसेस को नाम होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। यही चीज पूछा है कि जब सिल्वर क्लोराइड, क्या होता है जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है। तो हमने कहा कि जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो सिल्वर क्लोराइड प्रकाश से अभिक्रिया कर अपघटित होकर सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो जाता है बाबू, टूट जाता है। यह चीज आगे आपसे सवाल किया कि क्या होता है जब जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। देखिए फिर तो बताइए, जब जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित किया, कुछ नहीं, खाली रिएक्शन जानना है बस और कुछ नहीं करना है। देखिए हम क्या कह रहे हैं ना कि यहाँ पे ये जल है, ठीक है बउआ, इस जल में हम क्या कर दिए, विद्युत धारा प्रवाहित, विद्युत धारा। तो ये होता कुछ नहीं है, 2H2 और O2 में क्या होता है, टूट जाता है। तो यहाँ 2 लगाना पड़ता है। तो बताइए टूट गया कि ना टूट गया। तो यही चीजवा को हमको जानना है, खाली क्या करना है, जानना है कि जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। जब देखिए थोड़ा सा लिखा हुआ क्या है कि जब जल में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जल अपघटित होकर यानी H2O टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, जिसमें हाइड्रोजन कैथोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर मुक्त होता है। हम पीछे बताया कि धातु कैथोड पर आती है और अधातु एनोड पर आती है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया में। तो देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक करंट लिखा हुआ है, नहीं पता चल रहा, हम लिख दे रहे H2O, 2H2O लिखे, ये विद्युत धारा हो गया, ठीक है। एकरा में हम 2H2 और प्लस कोच में तोड़ दिए O2, तो ये प्लस में टूटा और माइनस में टूटा। तो बताइए ये कैथोड पर प्राप्त होगा और ये कोच पर प्राप्त होगा, एनोड पर प्राप्त होगा। तो यही सवाल है आपको
कि जब जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जल अपघटित होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, टूट जाता है, जिसमें हाइड्रोजन कैथोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर मुक्त होने लगता है। तो इस प्रोसेस को हम वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और आपसे पूछता है कि यानी क्या होता है जब जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो हम कहेंगे कि जब जल से होकर विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जल क्या हो जाती है, टूट जाता है, जिसमें हाइड्रोजन कैथोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर प्राप्त होती है। इस प्रकार से है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है बाबू, आगे और आसान है। क्या होता है जब कैल्शियम कार्बोनेट, इस CaCO3 का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, ये बता रहा है कि क्या होता है जब कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो देखिए हम कह रहे हैं, यहाँ पे समझिएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट है, एकरा गर्म करे बोला, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया, टूट गया, टूट गया कि ना, टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ बन गया, गैस बन गया। तो ये बता रहा है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड ये हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। यानी तो ये भी अभिक्रिया कैसे अभिक्रिया, तो प्योर अपघटन अभिक्रिया हो गया, एक पर कोई नहीं है, न प्रकाश रासायनिक दिल है, नहीं विद्युत धारा दिल है, तो प्योर अपघटन अभिक्रिया। एग्जाम में क्या करता है ना, ऐसा दे देगा और पूछेगा कि इसमें लास्ट में बताइए कि यह जो आपने लिखे हैं किस अभिक्रिया है, तो हमने बता देंगे कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो हुआ और एक कार्बन डाइऑक्साइड जो हुआ, ये दोनों को एक यौगिक से अलगे अलगे बिखर गया, यानी बिखर जाना क्या हो गया, टूट गया। तो टूट जाना हमको उसका नाम है अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। इस प्रकार से हमको एग्जाम में पूछा जाता है, हम इस प्रकार से सवाल क्या करते हैं, बनाते हैं। आगे देखिए क्या है, कहता है क्या होता है जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डुबाया जाता है, यानी जब लोहे के कील को कौची के विलयन में जो डुबाया जाता है, देखिएगा ध्यान से, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, हमको कुछ नहीं करना है बाबू। देखिए इस CuSO4 है ना, कॉपर सल्फेट, ये लोहा है ना, लोहा, इसको का की अभिक्रिया करवाया तो फेरस सल्फेट प्राप्त होता है और कॉपर बेचारा अलग हो जाए। काहे से होता है, इस अभिक्रिया का नाम अगर पूछेगा बाबू तो इस अभिक्रिया का नाम होता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया बाबू, विस्थापन अभिक्रिया, या एकल विस्थापन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, या एकल विस्थापन अभिक्रिया भी हम विस्थापन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए क्या कहा है, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डुबाया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। देखिए लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया, विस्थापित माने अलग कर देता है, विस्थापित होकर के फेरस सल्फेट बना लिया का निर्माण करता है। अच्छा काहे ऐसे होता है, क्योंकि कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है लोहा और एकरा से कम है, तो कोई भी ज्यादा वाला को ज्यादा वैल्यू मिलेगा। तो ये क्या करता है कि तोरा कम है और तुमको ज्यादा प्रियोरिटी मिला गया है, यानी तुम यौगिक बना ले, इसलिए तुम हमको दे दो। तो लोहा को सल्फेट से मांग लेता है, तो बना लिया फेरस सल्फेट, अब बेचारा कॉपर क्या हो गया, सिंगल अकेले बच जाता है। तो पूरा प्रोसेस का नाम हो जाता है एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं। जो बोलेगा ना वो कुछ में डुबाने बोले, वो खाली रिएक्शन बोल देगा, रिएक्शन लिख देना है, उसके बारे में लिख देना है, कुछ भी आपको तुरंत 2 नंबर दे देगा बोर्ड में। चलिए आगे समझिए क्या कहता है। अगला प्रश्न क्या है, देखिए क्या है अगला प्रश्न, कहता है कि क्या होता है
जब सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के बीच अभिक्रिया कराई जाती है। यानी क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के बीच अभिक्रिया कराई जाती है। देखिए सोडियम क्लोराइड, तो हम लिखेंगे ना सोडियम क्लोराइड, हम लिखेंगे सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। फिर क्या इसके बीच बोला बाबू, सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है AgNO3। ये दोनों के बीच अभिक्रिया करवाया, ठीक है। तो जब अभिक्रिया करवाते हैं ना तो ये दोनों अपना आयन बदल लेता है, ये प्लस में रहता है, ये माइनस रहता है, ये भी प्लस में और ये माइनस में, तो ये प्लस वाला एकर माइनस से मिल जाता है, ये प्लस वाला एकर माइनस से। तो बताइए हमको बना लिया क्या बउआ, हमको बना लिया क्या, तो यहाँ से NaNO3 बना लिया और एगो AgCl बना लिया, और AgCl अवक्षेप के रूप में नीचे क्या हो जाती है, बैठ जाती है। ये तीर जो है ना बाबू, ये तीर अवक्षेप का है। अवक्षेप का मतलब कोई चीज नीचे बैठ जाना, क्या हो जाना, बैठ जाना, पेंदी में बैठ जाना। और जब ऐसे रहेगा ना ऐसे, तो ये गैस का होती है, क्या चीज का होता है, गैस का। तो कह रहा है कि जब सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया कराई जाती है तो सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बचता है। इस प्रोसेस को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी तीर के चलते इस अभिक्रिया का नाम हो जाता है क्या, अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया बाबू, अवक्षेपण अभिक्रिया। अगर सोना ये अगर तीर ना रहता तो अभिक्रिया का नाम होता द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिएगा अगर हम तीर हटा देंगे तो इस अभिक्रिया का नाम हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी दोनों आयन अपना अदला बदली कर लिया है, तो इस अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। लेकिन जब क्या करेंगे हम कि हाँ अवक्षेप, अगर अवक्षेप का चिन्ह लगा देंगे नीचे से तीर लगा देंगे तो ये अभिक्रिया का नाम हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया। तो देखिए क्या लिखा है, जब सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के बीच अभिक्रिया कराई जाती है तो सोडियम नाइट्रेट NaNO3 तथा सिल्वर क्लोराइड का निर्माण, सिल्वर क्लोराइड का AgCl का निर्माण होता है। सिल्वर क्लोराइड बर्तन के पेंदी में अवक्षेप के रूप में क्या हो जाती है, बैठ जाता है। तो इस पूरा प्रोसेस को हमको कह सकते हैं कि अवक्षेपण अभिक्रिया हुई है। इस प्रकार से एग्जाम में 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है। कै नंबर का बाबू, 2 नंबर का। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला बहुत आसान है, देखिए क्या है, क्या कहता है अगला कि क्या होता है जब अम्ल की अभिक्रिया भस्म के साथ कराई जाती है। क्या होता है जब अम्ल की अभिक्रिया भस्म के साथ कराई जाती है। तो देखिए याद रखिएगा, जब अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया, जब अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और कौची बनाती है, जल बनाती है। और पूरा प्रोसेस को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कब, जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाती है तब उस प्रोसेस को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखिएगा एकरा पहचानने के नियम है, तीरिया के बाद जल जरूर रहेगा, और तीरिया के पहले OH जरूर लगा रहेगा। देखिए यहाँ OH लगा हुआ है ना, तो हम समझ जाएंगे कि OH जो लगा हुआ है इसे क्षार है, OH जो लगा हुआ है इसे क्षार है, HCl है से अम्ल है, और ये जो बना सोडियम क्लोराइड एगो लवण बना, क्या बना, लवण बना, बाकी क्या बना, तो जल बना। तो पूरा प्रोसेस को, पूरा अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए बहुत इजी वे में, जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाती है तो पूरा प्रोसेस को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए लिखा है एसिड की अभिक्रिया भस्म के साथ कराई जाती है, तो हम लिखेंगे जब कोई अम्ल को भस्म के साथ अभिक्रिया या क्षार के साथ अभिक्रिया कराई जाती है
तो लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल बनता है। और ये पूरा प्रोसेस को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण। आगे क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या है बाबू? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कितना आसान है। क्षेपी का ऊष्माशोषी है, सॉरी ऊष्माशोषी। तो ऊष्माशोषी का मतलब ये कह रहा है या ऊष्माक्षेपी दो गो है। आप एक बार आगे ऊष्माशोषी पढ़ लेंगे, उसके बाद हम ऊष्माक्षेपी पढ़ेंगे। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। यानी अगर ये तीर चिन्ह है ना बउआ, ये तीर चिन्ह माने अभिक्रिया का चिन्ह है। अभिक्रिया का चिन्ह, अगर अभिक्रिया के बाद में अगर उष्मा लगाया हुआ रहे ना, उष्मा, तब ये पूरा प्रोसेस को, जैसे मान लिया CH4 है और O2 की उपस्थिति में जलाए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो CH4 O2 की उपस्थिति में जब हम जलाए तो यहाँ दो चीज बनता है। क्या बनता है? एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वो जल बनता है। ठीक है, मान लिया जाए एक जल बना 2H2O कर, तो यहां से अगर जल बनता है तो इस प्रोसेस से मान लिया जाए कि जल बना दिए हम, जल बना दिए और यहाँ पे उष्मा निकलता है। क्या निकलता है? उष्मा। तो यही कह रहा है कि जब मीथेन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उष्मा। तो याद रखना है कि तिर्या चिन्ह के बाद अगर उष्मा लिखा हुआ है, तिर्या चिन्ह के बाद क्या लिखा हुआ है? उष्मा लिखा हुआ है, तो हम उसको कहते हैं कि यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कब? जब तीर चिन्ह के बाद अगर उष्मा लिखा रहेगा तब उस अभिक्रिया का नाम क्या होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। लेकिन बाबू अगर ये तीर चिन्ह के पहला ही अगर उष्मा लिखा हुआ रहे, तीर चिन्ह के पहला ही अगर उष्मा इधर लिखा हुआ रहे, उष्मा और प्लस मान लिया कोई चीज भी इधर O2 लिखा हुआ रहे, अगर मान लिया जाए कि यहाँ H2 लिखा हुआ रहे तो H2O2 मिलकर के H2O बनाया, तो मान लिया जाए कि इस प्रकार से अगर तीर चिन्ह के पहले अगर उष्मा लगाया हुआ है तो इसका नाम होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया बाबू? ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है। याद रखिएगा, फिर से समझा रहा हूं। हम कहें बाबू आपको कि जब तीर चिन्ह के बाद अगर उष्मा लिखा हुआ रहे, तीर चिन्ह के बाद अगर उष्मा लिखा हुआ रहे, तीर चिन्ह के बाद उष्मा लिखा हुआ रहे, अभिक्रिया के चिन्ह के बाद उष्मा लिखा हुआ रहे, तो उस अभिक्रिया का नाम होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्षेपी का मतलब फेंक देना, तो अभिक्रिया के बाद क्या हो जाना? बाहर निकल जाना। और अगर तीर चिन्ह के पहले उष्मा रहे, तीर चिन्ह के पहले उष्मा रहे, तो उस अभिक्रिया का नाम होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। चलिए यहां समझ लेते हैं। वो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, तो उस अवशोषण माने अंदर लेना अभिक्रिया के पहले, तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जबकि ये हो गया यहां तक के पहला के आंसर। फिर कह रहे जबकि वो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा मुक्त होती है, माने उष्मा बाहर निकलती है, तो उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कौन अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी तीर चिन्ह के बाद अगर उष्मा लिखा रहेगा तो ऊष्माक्षेपी, तीर चिन्ह के पहले उष्मा लिखा रहेगा तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार से एग्जाम में 2 नंबर का सवाल आता है, हम आसानी से बनाएंगे, समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आगे क्या है बाबू, इतना आपको VVI प्रश्न था 2000 VVI 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का था 2024 बोर्ड का। हम एक वीडियो बनाएंगे जिसपे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताएंगे, 5 नंबर का बताएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्यारे दोस्तों आप लोग को इस वीडियो, 2 वीडियो बने हैं इस पे, एक पहले वीडियो, उसके बाद ये वीडियो देख लीजिएगा। पहले वीडियो देखने के बाद दूसरा वीडियो देख लीजिएगा, जो आपको बेहद ही आसान लैंग्वेज और भाषा में बताया गया है, जो आपको बहुत अच्छी से समझ में आएगी। आप इसे देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने दोस्तों में क्या करिए? शेयर करिए। जय हिंद।